बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, पीआरसी 4 में हमारा चैप्टर नंबर 1 दैट इज अकाउंटिंग फंडामेंटल जो है हमने स्टार्ट किया था और हमने जो है डबल एंट्रीज तक पहुंच गए थे, जिसमें हमने एक अपना खुद का बनाया हुआ सवालात की कुछ ट्रांजैक्शंस थी जो कि हमने तकरीबन जो है 16 या 17 ट्रांजैक्शन तक डिस्कस कर लिया था। 17 तक बच्चों हमने डिस्कस कर लिया था। और जरा सा वापस से ये ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स को आवाज आ रही है और स्क्रीन शेयर हो रही है, जरा मुझे काइंडली बता दीजिए। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स को आवाज आ रही है? वॉइस सही नहीं है, स्लो आ रही है। वॉइस स्लो आ रही है। एक सेकंड होल्ड करो, बहुत कम आ रही है। अच्छा जी, तो लास्ट क्लास के अंदर हमने जो है वो कैश रिसीव फ्रॉम मिस्टर सलीम rupees 1,50,000 and check rupees 1,80,000 in full settlement of his account। वापस से रिपीट कर दे रहा हूँ, जरा सारे स्टूडेंट जरा देख लें। जब भी ये इस तरह की कोई ट्रांजैक्शन आएगी बच्चों, तो याद रख लें आपको खुद जो है सारी ट्रांजैक्शंस का प्लस माइनस करके चलना होगा। और ये पूरी ट्रेडिंग बिजनेस में बार बार कंटिन्यूसली मेजर जो आपके पास डबल एंट्रीज होती हैं वो इसी पर होती है। लेकिन मसला ये होता है कि वो ट्रांजैक्शन जो है वो किसी बीच में से कोई पिक करके देता है पेपर में। ये कोई पूरा मोमेंटम और पूरा एक केस सिनेरियो बना के थोड़ी देता है, जब ही तो बच्चों को मसला होता है। एक बहुत जबरदस्त से एक बात डिस्कस कर रहा हूँ, इतना तो पढ़ लिया है। एक ट्रांजैक्शन आई कैश, पहले भी लास्ट क्लास में भी डिस्कस करा था। कैश रिसीव फ्रॉम मिस्टर सलीम ₹1,10,000। एक बात समझाने के लिए कह रहा हूँ, कैश रिसीव फ्रॉम ग्लोबल कंपनी ₹1,50,000। जब ऊपर पेपर में सीबी पेपर में तो सिर्फ एक ट्रांजैक्शन लिखी हुई आ रही है बच्चे। अब बच्चा क्या कर रहा है, ऊपर तो कोई ट्रांजैक्शन है ही नहीं। तो पीआरसी में बीइंग ए कॉमर्स स्टूडेंट आपको ये बात का जरूर याद रखिएगा कि यार ये सर ने बताया था कि किसी पिछले महीने में ग्लोबल कंपनी को, मिस्टर सलीम को, मिस्टर आबिद को, मिस्टर आमिर को, जिसका भी नाम लिखा हुआ है XYZ, ये आज के बाद पूरे सीए में याद रख लो। आपके पास डायरेक्टली क्या एंट्री लिखी आएगी, कैश रिसीव फ्रॉम मिस्टर सलीम ₹1,50,000 एंड चेक ₹2,40,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ₹5 लाख। अब इसके साथ अमाउंट भी देगा, तो उसका टोटल अमाउंट कितना था, 5 लाख। उसमें से वो इतने 2,40,000 ये दे रहा है और कैश ये दे रहा है। तुम्हें खुद कैलकुलेशन बनानी पड़ेगी और यू हैव टू फाइंड आउट द डिस्काउंट अमाउंट। कि कोई पूरी कहानियां लिख के नहीं देगा कि पहले हमने माल बेचा था जनवरी में और फिर जनवरी की 15 तारीख को वापस आ गया। ताकि ये आपको बहुत अच्छी तरह, मैं आपसे कितने वसूख से कह रहा हूँ, मैं सिर्फ एक सवाल ये डबल एंट्रीज का जो है बहुत अच्छी तरीके से ये करवाता हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे बच्चों को क्लियर हो जाता है। जिन्होंने वेरी फर्स्ट टाइम अकाउंटिंग पढ़ी है, मैं बार बार रिक्वेस्ट करूंगा कि लास्ट वाली 2 रिकॉर्डिंग लेक्चर्स को वापस से सुन लेना, आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। इससे ट्रेडिंग बिजनेस में सबसे मेन पार्ट यही है कि हम परचेजेस करते हैं। पहले क्या करते हैं, हम परचेजेस करते हैं, उसमें से कुछ रिटर्न होंगे तो हमने रिटर्न कर दी, इसके बाद कुछ कैश दे दिया बच्चों, और इसके बाद जो है फुल एंड फाइनल सेटलमेंट है। और इस तरह से हमने कस्टमर को माल बेचा होगा, फिर उसने कुछ हमें रिटर्न करा होगा, फिर हमें कुछ कैश रिसीव हो गया और इसके बाद फुल एंड फाइनल सेटलमेंट होगी। अच्छा, ये जरा मुझे बताइएगा, मैंने आपसे कहा था अपने रजिस्टर में जरा ये ड्राइंग्स के ऊपर बात कर लीजिए, मुझे जरा बताओ ड्राइंग्स के आपके थ्योरी में सवाल आएगा कि ड्राइंग्स की नेचर क्या है। पीर वक्त ने पूछा था, ये पांचों हेड में से कुछ भी नहीं है, ना ये एसेट है, ना ये लायबिलिटी है, ना ये कैपिटल है, ना ये एक्सपेंसेस है, ना ये। एक और बात, आईकैप बहुत ज्यादा इस चीज में एक्सपर्ट है कि वो एक्सेप्शनल केसेस तुमसे पूछता है। याद रखना मेरी बात, पूरे सीए में याद रख लो। जो नॉर्म्स की चीजें होती है ना, उसको पता है कि बच्चे को सब याद है, ये जितनी जल्दी समझ लोगे इतनी जल्दी पेपर क्लियर हो जाएगा। सारे पेपर्स के लिए याद रख लेना। सर ये व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेप्शनल केस, यूं समझ लो हमेशा
पूरी दुनिया की गाड़ियां लाल बत्ती पे रुकती हैं सिवाय एम्बुलेंस, सिवाय आपके पास फायर ब्रिगेड या पुलिस मोबाइल। ये जो एक्सेप्शनल केस होते हैं कि भाई आपके पास ये भी इस तरह से ट्रांजैक्शन आ सकती है, वो तमाम चीजें एग्जामिन करता है आई कैप, याद रखो। अब ये देखो ड्राइंग्स का मतलब क्या है, जरूर पूछेगा कि ड्राइंग्स की नेचर क्या है। आपके पास एक ऑप्शन में लिखा हुआ है, आपके आई कैप के सवालात में भी दिया हुआ है, कॉन्ट्रा अकाउंट ऑफ कैपिटल लिखा होगा। मैंने अपनी तरह से बता दिया था कि ड्राइंग्स जो है बच्चों दो तरीकों की है। एक आपके पास जो है कैश विड्रॉ कर सकता है, या फिर वो क्या विड्रॉ कर सकता है बच्चों, परचेजेस। ये सबसे ज्यादा तुम्हें ट्रांजैक्शन दिखेंगी। आज इंशाल्लाह तुम लोग खुद सवालात करोगे, 5-10 मिनट तुम्हें देंगे, एक सवाल शेयर करूंगा और वो पीडीएफ आपको ग्रुप पे भी शेयर कर दूंगा। आप उसका एक हार्ड कॉपी निकलवा लो तो ज्यादा बेहतर है। जो हम लेक्चर्स में जो सवालात पढ़ेंगे उसकी आज मैं पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा, तो वो हम डेली उसमें पढ़ेंगे। और फिर इसके बाद जो है आई कैप स्टडी टैग से जो एमसीक्यूज हैं और जो बुक में जो एमसीक्यूज है वो अलग है, पहले भी मैंने शायद डिस्कस कर लिया था बात। कैश विड्रॉ करा है तो एंट्री क्या बनेगी बेटा, ड्राइंग्स डेबिट। और एक और लास्ट बात, अब बहुत नियर आपके बेसिक्स की तारीख चीजें खत्म हो गई हैं। मैंने पहले भी बोला था कि पीआरसी 4 की क्लास आपकी कभी भी आपकी स्किप नहीं होनी चाहिए। आपका पूरा सीए का दारोमदार इस चैप्टर पे, इस पेपर पर है। आपके बाकी के 4 पेपर्स आगे नहीं आएंगे, मैं बार बार कह रहा हूँ। वो आप कर लोगे, अगर अल्लाह ना करे कोई कंटीजेंसी है, नागहानी है, कोई क्यूएम की क्लास है या आईटीबी है, वो आप कवर भी कर सकते हो। अकाउंटिंग के अंदर प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने वो कॉन्सेप्ट सही तरह नहीं करा, वो बार बार रिपीटेडली पता नहीं एडवांस जो है आपके पेपर्स तक जो है फाइनल के पेपर्स तक वो बार बार आएगा। तो ये अब ये ड्राइंग्स की नेचर पूरे जिंदगी भर जो है किसी भी क्वालिफिकेशन में चलो, इसका आंसर यही है, कॉन्ट्रा अकाउंट ऑफ कैपिटल। ये चेंज ही नहीं होने वाला। बीबीए देख लो, एमबीए देख लो, आप एसीसीए कर लो, कोई भी कॉमर्स के एमकॉम की फील्ड में चले जाओ, कोई भी कॉमर्स के बैकग्राउंड की कोई चीज पढ़ोगे, इन सब में वो बेसिक रूल्स और ये जो हमने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पढ़ा और अकाउंटिंग की डेफिनेशन पढ़ी और टाइप्स ऑफ बिजनेस पढ़े और ट्रेडिंग बिजनेस क्या होता है और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग का, कॉस्ट अकाउंटेंट का, ये अभी तक जितने भी लेक्चर्स तुम्हारे पोर्टल पे आए हैं। एक और बात आपसे डिस्कस कर लूं, ये तुम्हारे डेफिनेटली तुम्हारा कोर्स तो है ही, लेकिन एक कॉमर्स के स्टूडेंट को ये सब वर्बली याद होना चाहिए जो हमने ये कन्वर्सेशन करी है। एक जिस फील्ड में तुम अब आ गए हो, तुम्हें इसके अंदर स्पेशलाइजेशन, इसकी बेसिक्स है, इसके बिल्कुल बेसिक नेसेसिटीज है, ये तुम्हें आनी चाहिए। तो ड्राइंग्स डेबिट और परचेजेस को आप कर दोगे क्रेडिट। मैंने आपसे कहा था, ये लिखा था हमने इसके ऊपर बात करी नहीं। अब ये जरा देखो, इससे कि हमने ट्रांजेक्शन पूरी कर ली है। कॉन्ट्रा अकाउंट का मतलब होता है ऑपोजिट अकाउंट। अब देखो कितना आसान, इसको अब डायरेक्ट कॉन्सेप्ट तो हमने दे दिया था। मिस्टर आमिर से माल खरीदा था, याद है? मिस्टर आमिर कौन थे? हमारे सप्लायर। तो हमने गुड्स खरीदे थे मिस्टर आमिर से, फिर कोई डिफेक्टिव गुड्स से तो हमने मिस्टर आमिर को, वेरी गुड बच्चों। तो अब हुआ क्या, याद रखिएगा परचेजेस के 2 कॉन्ट्रा अकाउंट हैं। चाहो तो अपने पास लिख भी लेना। 2 चीजें परचेजेस को कम करती है बच्चों, एक का नाम है परचेज रिटर्न और एक का नाम है परचेज। एक आसान वे देखो, हमें आज तक याद है हमारे टीचर ने इसको जो बताया था, परचेजेस हमेशा डेबिट साइड पे रिकॉर्ड की जाती है। परचेजेस चाहे कैश पे लो या उधार पे लो, कहां पे रिकॉर्ड होती है? इसमें देखो जो बेहतरीन बच्चे होते हैं ना, वो इसके ना सेकंडों में कर लेते हैं, उनको याद रहता है, कॉन्सेप्ट दे दिया, अब याद करने की बात है। Purchases is always and always recorded on the debit side. So there are 2 contra accounts of purchases जो purchases को कम करती है। तो बताओ डेबिट का ऑपोजिट क्या है बच्चों? 2 ही तो कॉलम है मेरे बच्चे, डेबिट और डेबिट का ऑपोजिट और क्रेडिट का ऑपोजिट। तो परचेजेस जब डेबिट साइड पे लिखते हैं बच्चों, तो उसके ऑपोजिट अकाउंट को कहां लिखेंगे? तो पूरी जिंदगी के लिए याद रख लो, परचेज रिटर्न और परचेज डिस्काउंट हमेशा क्रेडिट साइड पे लिखे जाते हैं, क्योंकि ये परचेजेस के ऑपोजिट अकाउंट है। अभी इसको गोली मारो कि क्या नेचर है, सबसे आसान को उसको कहां पे लिखना वो बता रहा हूँ। एक और बात, तुम्हें सारी टर्मिनोलॉजीज याद नहीं चाहिए बेटा। आई क्या कोई भी आप देखना,
कभी भी कोई भी इंग्लिश लिखेगा, परचेज रिटर्न का दूसरा नाम रिटर्न आउटवर्ड। लिख लो अपने पास, ये कॉपी कर लो जल्दी से। एक काम ये करो, अपने रजिस्टर में लास्ट में भी बातें नहीं करो। परचेज रिटर्न का दूसरा नाम रिटर्न आउटवर्ड। अपने रजिस्टर में एक नोट की हेडिंग डालो, 5-10 पेजेस अलग बना लो, उसके अंदर ये बीच में जो है ये सारी चीजें ऐड करते जाओगे। परचेज रिटर्न का दूसरा नाम रिटर्न आउटवर्ड। परचेज डिस्काउंट का दूसरा नाम डिस्काउंट रिसीव्ड, जो हमें डिस्काउंट मिला है। अब इसके अंदर बहुत सारी चीजें सीखने की हैं। डिस्काउंट रिसीव हमें मिला है तो ये फायदा हुआ है हमारा। याद करो, अगर हमें किसी को 2 लाख की पेमेंट करनी हो और आपने उससे बात करी और उसने 1,90,000 में वो मान गया, तो आपको 10,000 का क्या हो गया फायदा। अगर नहीं मानता तो हमें 2 लाख मजबूरन देने पड़ते। तो डिस्काउंट रिसीव के आगे लिख लीजिएगा, इसकी नेचर इनकम होती है। डिस्काउंट रिसीव और परचेज रिटर्न दोनों की नेचर इनकम होती है, क्योंकि परचेजेस की नेचर जो है एक्सपेंस होती है। एक और चीज सर, ये परचेजेस की नेचर एक्सपेंस समझ नहीं आई आपकी बात, ये हम आगे भी बहुत मर्तबा आएंगे, बहुत ही टेक्निकल चीज है। परचेजेस की नेचर एक्सपेंस होती है। अब देखो, एक जुमला बोल रहा हूं, आगे ये आएगा, अभी सिर्फ सुन लो। पूरी अकाउंटिंग के अंदर, ताकि जो कॉमर्स बैकग्राउंड वाले हैं उनको भी जरा क्लियर हो जाए क्या है, पूरी अकाउंटिंग के अंदर एक वाहिद चीज है जिसकी ड्यूल नेचर है। ड्यूल का मतलब 2 नेचर है। वो है स्टॉक, जिसको बोलते हो गुड्स, जिसको बोलते हो परचेजेस, जिसको तुमने फर्स्ट ईयर इंटर में पढ़ा था मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। इधर नाम नहीं होता, हाँ भाई, आई कैप में मर्चेंडाइज इन्वेंट्री का नाम नहीं होता, लिखोगे 0 देगा। वो अमेरिकन स्टैंडर्ड की अकाउंटिंग होती है जो बार बार तुम्हें प्रॉब्लम देती है। ये आप लोग पढ़ते हो IAS, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। पता होना चाहिए, कल को कोई जवाब पूछे तो आपके पास उसका जवाब होना चाहिए बिल्कुल सॉलिड। अब जरा सुनना, इसको बाद में भी क्लियर करेंगे, और इसकी नेचर थोड़ी सी अभी बता दे रहा हूँ एक्सप्लेनेशन, लेकिन ज्यादा बेहतर आपको बाद में समझ में आएगा, अभी नहीं। मैं आपसे ये डिस्कस कर रहा हूं कि जो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, सो कॉल्ड, जिसको स्टॉक कहते हैं, जिसको सो कॉल्ड गुड्स कहते हैं, जिसको आप परचेजेस कहते हैं, जिस चीज का हम कारोबार करते हैं, जिस चीज का हम, मैंने शायद ट्रांजैक्शन में बताया था, याद है, जब भी हम गुड्स परचेज करेंगे तो उसको हम परचेजेस के नाम से लिखेंगे, बेचने की नियत से। तो अकाउंटिंग एक्सपर्ट ने इसको किस तरह से बताया, ये जरा सुनना बिलाल। इसके अंदर बताया है कि वो तमाम के तमाम गुड्स जो कि पहले बेचने के लिए खुद खरीदे जाए, मुझे ये चीज बेचनी है, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस बेचने, टीवी, फ्रिज, LCD, सारी वॉशिंग मशीन और ये सारे जूसर और सारे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस का मेरा कारोबार है, तो मुझे पहले खुद, तो मतलब पहले खुद खर्चा करना पड़ेगा, याद रखना। वो एक अलग बात है कि उसके अंदर मेरा प्रॉफिट शामिल होगा, लेकिन अकाउंटिंग एक्सपर्ट ने क्या कहा कि पहले मुझे, तो ये आपको खर्चा करना पड़ेगा, इसलिए इसकी नेचर परचेजेस है। अब एक बात सुनो, यानी पूरे साल गुड्स की नेचर एक्सपेंस होती है, याद रखना मेरी बात, पूरे साल गुड्स की नेचर एक्सपेंस होती है। लेकिन जिस दिन हम इनकम स्टेटमेंट, इसलिए बहुत सारी टर्मिनोलॉजी आगे आएगी मेरा बेटा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, यानी इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाते हैं साल के आखिर में, तो कहा जाता है जिस दिन हम कंपनी के, whenever we have to prepare the financial statement of the company, तो उसके लास्ट डे हम जब बैलेंस शीट बनाते हैं, तो जो स्टॉक हमारे पास रह गया, जो स्टॉक हमारे पास, जिसको मैं आसान वे में बोलूंगा अनसोल्ड, जिसको मैं क्या बोलूंगा, अच्छा जो सोल्ड हो गया वो तो, वेरी गुड मेरा बेटा, ये तो नॉर्मल बातें कर रहा हूं, वो जो सोल्ड कर दिया वो तो कस्टमर। लेकिन मेरा सवाल ये है, और से सुनना, जो अनसोल्ड है वो हमारे पास पड़ा हुआ है और उसकी क्या है, वर्थ। तो अकाउंटिंग एक्सपर्ट ने कहा कि जो स्टॉक, जो परचेजेस, जो मर्चेंडाइज, जो गुड्स साल के आखिर में बच गए, जो कि नहीं बिके, लेकिन मसला थोड़ी है 31 दिसंबर को और कल नेक्स्ट डे कौन सा होगा, तो कल बिक जाएगा, क्या ख्याल है।
तो ये थोड़ी है कि 31 दिसंबर को दुनिया की सारी दुकान वाले अपना माल जो है रोड पे रख देते कि सब ले जाओ, कल हम नया खरीदेंगे, हम पागल हैं, बावले हैं कि सब ने अपना सारा स्टॉक बाहर निकाल दिया कि भाई ये नहीं बिका है तो अब तुम ले जाओ। ऐसा थोड़ी है। कल 1 जनवरी, कल बिकेगा भाई, कौन सी ऐसा परेशानी है। तो याद रखो, दिसंबर 31 को जो स्टॉक नहीं बिका, जो स्टॉक उसकी नेचर उस दिन करंट एसेट होती है। क्या होती है? वो हमारी वर्थफुल होती है। अब आगे और कंटिन्यू, ये वापस भी रिपीट होगा, 100 मर्तबा रिपीट होगा आगे। फिर नेक्स्ट डे कौन सा होगा? फर्स्ट। फिर इसकी नेचर एक्सपेंस बन जाती है। सिर्फ दिसंबर 31 को जिस वक्त बैलेंस शीट बना रहे होते हैं उस वक्त थोड़ी देर के लिए ये क्या किसमें कन्वर्ट होता है? वेरी गुड बेटा। अभी आपको सिर्फ ये लिखना है, बाकी आगे की बात करेंगे, इसलिए कि बहुत सारे नॉन अकाउंटेंट है। मैं कभी भी कॉन्फिडेंस बच्चे का खराब नहीं करता, मेरी जिंदगी का असूल है। मैं ना बड़ी बातें करता हूँ, बड़ी बातें जिस वक्त करनी होगी उस वक्त इतने बड़े जाएंगे कि पकड़ ही नहीं सकोगे। जिस लेवल पे होती है उस लेवल के लिहाज से मैं बात करता हूँ। अभी हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने वेरी फर्स्ट टाइम अकाउंटिंग पढ़ी है। अभी मेरा सिर्फ फोकस ये है, देखा होगा बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे सवाल कर रहे थे, मैं उसको चुप करवा देता हूँ कि भाई वो आगे बात करेंगे। अच्छा जी, अभी आपको क्या लगता है परचेजेस कहाँ पे रिकॉर्ड होती है बच्चों? वेरी गुड। तो परचेजेस की दो नेचर है क्या? परचेजेस के दो कॉन्ट्रा अकाउंट है बेटा, और वो हमेशा कहाँ रिकॉर्ड किए जाएंगे? वेरी गुड। अब बताओ, सेल्स हमने पढ़ी थी, रेवेन्यू सबको याद है बेटा? जो हमने मिस्टर सलीम को माल बेचा था, याद करो। और हमने कैश पे भी बेचा था, सेल्स रेवेन्यू जिसको प्रॉफिट में हम बेचते हैं। तो सेल्स इज ऑलवेज एंड ऑलवेज रिकॉर्डेड इन क्रेडिट साइड। क्रेडिट सेल्स इज ऑलवेज रिकॉर्डेड इन। तो सेल्स जो है उसके दो कॉन्ट्रा अकाउंट है मेरा बेटा। कौन कौन से? दोनों के दोनों डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। ये हमने पहले भी डिस्कस करा था। वो मिस्टर सलीम को हमने 6.5 लाख का माल बेचा था, याद करो। कुछ चीजें याद कर लोगे जल्दी हो जाएगा। उसमें से 50,000 रुपए के गुड्स वो क्या कर गए थे वापस, वो खराब थे। तो हमारा जो एक नियत बनी हुई थी, हमारा जो एक माइंड बना हुआ था कि 6.5 लाख आएंगे, 6.5 लाख आएंगे, रोज आना, आप खुश हो रहे थे। तो आपकी खुशी जो है थोड़े से गम में बदल गई, जैसे कि अब 6 लाख आएंगे, 50,000 का माल वापस दे दिया। अब देखो एक और टॉपिक से हटकर, वो जो 50,000 रुपए के गुड्स वापस करे हैं, सुनिएगा जरा। वो 50,000 रुपए का एक जूसर मशीन, कोई ग्राइंडर मशीन, कोई एसी, कोई फ्रिज वापस करा है, तो प्यारे बच्चों उसके अंदर हमारा प्रॉफिट भी शामिल होगा या नहीं? तो हमारा प्रॉफिट भी कम हो गया। समझ लो, अपनी तरफ से एक एग्जाम्पल बना रहा हूँ कि वो 50,000 रुपए की मशीन जो है वो हमने 40,000 की खरीदी थी और उसको कितने की बेची थी? काश के ये पैसे मिल जाते तो 10,000 का प्रॉफिट हो जाता, लेकिन उसने वो वापस कर दी। तो अब हमें वो प्रॉफिट भी, इसलिए अकाउंटिंग एक्सपर्ट ने इसका नेचर क्या रखी है बच्चों? एक्सपेंस रखी है। क्या रखी है? वेरी नाइस। लिख लो अपने पास, सेल रिटर्न का दूसरा नाम, हाँ ये जरा देख लो, सेल रिटर्न का दूसरा नाम और सेल डिस्काउंट। बहुत ही बुरे दिल से हम डिस्काउंट दे रहे होते हैं कस्टमर को, कोई दिल नहीं चाह रहा होता, हमें मजबूरी है। क्या मजबूरी है, कोई बताएगा? फॉर रिटेनिंग द कस्टमर। वेरी गुड। और दूसरा, कंपटीशन भी तो इतना सख्त है, अगर इम्तियाज वाला भी डिस्काउंट ना दे तो फॉरेन चेज वैल्यू पे चले जाओगे। भाई वो तो फ्रीडम है, कहीं से भी माल खरीदे। इम्तियाज वाले से पूछो भाई तू क्यों डिस्काउंट देता है, बोलेगा बहुत ही 2-4 दिल में गालियां देगा, बोलेगा यार बस देना पड़ता है, क्या करें। गुडविल ऑफ द बिजनेस। वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही है। तो ये सेल्स रिटर्न और सेल डिस्काउंट की नेचर लिख लेना अपने पास, एक्सपेंस। सेल्स रिटर्न और सेल डिस्काउंट की नेचर लिख लेना अपने पास। इसलिए बेटा एक और केस के, इसलिए ये डेबिट साइड पे लिखा जाता है, लेकिन इसका सबसे आसान तरीका तो ये है, सेल्स क्रेडिट में रिकॉर्ड होते हैं तो उसके कॉन्ट्रा अकाउंट कहाँ रिकॉर्ड होंगे? सेल्स हमेशा क्रेडिट में रिकॉर्ड होती है तो उसके दोनों कॉन्ट्रा अकाउंट कहाँ रिकॉर्ड होंगे? वेरी गुड बेटा। और एक कैपिटल का कॉन्ट्रा अकाउंट है। इन शॉर्ट अगर कंक्लूड करें बात, टोटल 5 कॉन्ट्रा अकाउंट पढ़ाए मैंने, 2 परचेजेस के, 2 सेल्स के। वेरी गुड बेटा, ये याद करना चाहिए।
आपको ये एमसीक्यू देखेंगे तो फिर मुझे पता चलेगा कौन मेरा लेक्चर कितने इम्पोर्टेंट, इसलिए मैं थोड़ा सा बहुत ही ज्यादा डिटेल में और कंटिन्यूसली रिपीट कर रहा हूँ कि ताकि अल्लाह पाक वो आपको याद करवा दे। ये बेसिक चीजें हो जाएंगी, तुम अकाउंटिंग में खुद चल पड़ोगे। याद रखियो मेरी बात। परचेजेस के दो कॉन्ट्रा अकाउंट, परचेज रिटर्न और परचेज सेल्स के दो कॉन्ट्रा अकाउंट गर्ल्स में, और कैपिटल का एक अकाउंट बेटा फाइन। चले जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट? आपके पास सवाल के अंदर आ गया था हमारे पास, हमने कितनी एंट्रीज कर ली थी बेटा? 17 तक कर ली थी। एक सेकंड, चलिए हमने कितने कहाँ तक ट्रांजेक्शन्स कर ली थी? 17 तक कर ली थी। जरा सा वापस से विड्यू कैश फ्रॉम बैंक, कहां से कैश निकाला है? बैंक से बेटा, सेफ से नहीं निकाला है, बैंक से फॉर पर्सनल यूज। तो मैंने कहा था इसकी एंट्री क्या बनेगी बच्चों? ड्रॉइंग्स डेबिट और बैंक क्रेडिट, दैट इज एंट्री ट्रांजैक्शन नंबर 17 ना। ये आपका ट्रांजैक्शन नंबर 17 हो गई है। ड्रॉइंग्स डेबिट, कॉन्ट्रा अकाउंट ऑफ कैपिटल, और जब एसेट डिक्रीज होता है तो कहां पे दिखते हैं? क्रेडिट साइड। वेरी गुड। नेक्स्ट देख लो बच्चों, पेड रेंट एक्सपेंस। क्या लिखा हुआ बच्चों? पेड बाय चेक। इधर मैंने फोकस करवाया कि कभी कभार एक्सपेंस जो है हम किससे पे कर रहे होंगे बच्चों? वेरी गुड, बाय चेक। तो अगर आपने रेंट एक्सपेंस, एक्सपेंस ऑलवेज रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड, और आपने अगर उस ऑप्शन को टिक कर दिया कैश, जीरो मिलेगा। जरूर एक ऑप्शन में लिखा होगा रेंट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, ए में, और बी में लिखा होगा रेंट एक्सपेंस डेबिट बैंक क्रेडिट, और दो और जो है कुछ और बनाए होंगे, कैश डेबिट रेंट एक्सपेंस क्रेडिट, और बैंक डेबिट और रेंट एक्सपेंस क्रेडिट। कभी कभार बच्चा हमसे बोलता है सर ऐसा कौन ऑप्शन, इतनी सारी अकाउंटिंग बनेगा भाई? एग्जाम प्रेशर में कभी कभार बच्चे गलत भी आंसर दे देते हैं, और बहुत ही हमारे अच्छे स्टूडेंट जिसके ऊपर हमें पूरा कॉन्फिडेंस होता है, कभी कभार बहुत सिली मिस्टेक हो जाती है। बहुत ही कंसंट्रेट करके, ये तो आप क्या करना, मैंने आपसे पहले ही बोला है कि जब आपका ये पेपर इंशाल्लाह सीक्वेंस ये होती है, जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा हमारा टेस्ट होगा एमसीक्यूज, सही है ना? हर चैप्टर का हर टेस्ट होगा, उसके अंदर जरा पता चलेगा कि आप कितना कंसंट्रेट करके वो सवालात कर रहे हो, ताकि आपकी प्रैक्टिस बनती रहे। नेक्स्ट देखिएगा जरा, विड्यू कैश फ्रॉम बैंक फॉर बिजनेस यूज। क्या हुआ? जो अकाउंट, हम सब कौन है भाई? वेरी नाइस। हमारे सेव में पैसे नहीं है। अब हमारे पास जब पैसे नहीं है तो हमने ये बात बताई बॉस को कि भाई सर कोई अचानक आ जाए और किसी को पैसे देने हो, चले कोई आए नहीं, तो कोई छोटे मोटे खर्चों के लिए 5, 10, 20, 50, 100 रुपए भी नहीं है कि कोई विजिटर आ गया और आपने अगर चाय मंगवाई तो उसके भी पैसे नहीं है, तो काइंडली जो है कुछ पैसे बैंक से निकलवा दीजिए। तो मेरा सवाल ये है कि आपने अभी से पैसे निकलवाए हैं, यूज नहीं करें। ये बड़ी ज्यादा जो है एंट्री आपके पास आती है, ये वाली, विड्यू कैश फ्रॉम बैंक फॉर बिजनेस यूज। तो बच्चों इसकी एंट्री बनेगी, कैश आपके पास आ गया, कैश डेबिट और बैंक क्रेडिट, ये वाली एंट्री पे आप स्टेरिक लगा दीजिएगा। कुछ एंट्रीज के ऊपर मैं आपको ट्रांजेक्शन के ऊपर जो है स्टेरिक लगवा रहा हूँ, तो ये आपको पेपर में लास्ट में जरूर इसको
जो है वो आप रिपीट करके जाइएगा। तो आपने एंट्री बनाओगे क्या, कैश डेबिट बैंक क्रेडिट बच्चों, कैश डेबिट और बैंक क्रेडिट। 20th वाली ट्रांजैक्शन को देखना, गुड्स विथड्रॉन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज। सबसे पहली बात, वेरी गुड, ड्राइंग्स हो गया लेकिन गुड्स लेके गया बेटा, वेरी नाइस बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने एंट्री पास करनी है, ड्राइंग्स डेबिट परचेजेस क्रेडिट, ड्राइंग्स डेबिट परचेजेस क्रेडिट। कोई एसी ले गया, कोई फ्रिज ले गया, कोई मशीन ले गया, तो ओनर ने जो है इससे वो प्यून को कहा कि मेरी जो है गाड़ी में रख दो। हम अकाउंटेंट है, बीइंग एन अकाउंटेंट हम सिर्फ एक एंट्री पास कर देंगे। क्या एंट्री पास करेंगे बच्चों, ड्राइंग्स को हम कर देंगे डेबिट कॉन्ट्रा अकाउंट ऑफ कैपिटल। एक और बात, कैपिटल हमेशा क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होता है, तो ड्राइंग हमेशा डेबिट साइड पे रिकॉर्ड। आ जाइए कुछ ट्रांजैक्शंस के ऊपर और बात करें। 21st वाली एंट्री, ये देखो एक आएगी आपके पास, बहुत सारे स्टूडेंट से पढ़ा भी हो और बहुत सारे स्टूडेंट से जो है उनके लिए नई भी चीज हो। कैश वॉज फाउंड शॉर्ट बाय ₹700। सर ये क्या है, पहले इसकी डिटेल सुन लो। बिजनेस के अंदर डेली बेसिस पे एक बहुत ही माइन्यूट सा अमाउंट, बहुत ही छोटा सा अमाउंट जो है वो उसका जो है बैलेंस नहीं मिल रहा होता है, लेकिन वो बहुत ही माइन्यूट सा अमाउंट है। मैं बार बार कह रहा हूँ, वो कभी कम पड़ जाता है। अब फॉर एग्जांपल मैं अपने बिजनेस की एक आपको एग्जांपल देता हूँ कि भाई पूरा हिसाब किताब रात को जो है वो सारे जो है सेल्समैनों ने दिया या अकाउंटेंट ने दिया, अब वो 230 रुपए कम पड़ रहे हैं, या 300 रुपए, या 160 या 50 या 70, माशाल्लाह हमारे यहाँ कम ही पड़ रहे होते हैं। हाँ बोलो, ये तो ये इसी के ऊपर तो बात कह रहा हूँ कि वो 200 300 400 रुपए एक माइन्यूट सा, लाखों रुपए की सेल्स के ऊपर 200 300 रुपए नहीं मिल रहे, तो डेफिनेटली फौरन यही दिमाग में आ रहा होगा कि यार कोई चाय वगैरह मंगवाई होगी, कोई बिस्किट मंगवाए होंगे, कोई चीज होगी, तो अकाउंटेंट चंपू ने क्या करा होगा, पैसे दे दिए होंगे लेकिन लिखना भूल गया होगा। यही करेंगे। अब रात को 10 बजे कहाँ सबसे बोले बताओ 230 कहाँ गए, सबकी छुट्टी बंद है, नहीं जाएंगे। जैसे अब ये बिलाल ने अभी मुझसे कहा सर वो 1000 रुपए के अंदर ही होगा, तो ये इट मेक सेंस ना कि 200 150 70 30। और ये भी मैं बताऊं ये क्या होता है, पर्सनली ये मैं अपने शेयर कर रहा हूँ बात, ये प्यून और ये अकाउंटेंट और सेल्समैन वगैरह, पता ना कोई छोले वाला आया तो 50 रुपए की जो है चाट पकड़ ली, उससे कुछ जो है अल्लाह माफ करे कुछ चटपट खा लिया। अच्छा जैसे ही जेब में, पहले जेब में हाथ डाले तो फकीर तो होते हैं, तो होते तो है नहीं पैसे, तो अब क्या है, भूख भी लग रही है, दिल भी जा रहा है, क्या करा, अकाउंटेंट से बोला एक 50 रुपए देना अभी दे रहा हूँ, उससे 50। अच्छा अकाउंटेंट कौन सा अपने घर से ला रहा है, उसने भी सेव खोला, उसमें से माशाल्लाह उसके अब्बा के पैसे निकाले, 50 रुपए दे दिए, 100 रुपए दे दिए, उसने खा लिया। शाम में बेहतरीन किस्म की शाहरुख खान की तरह एक्टिंग, उसने दिए थे, कहाँ गए 50, उस भाई तेरे पेट में है, तुझे याद ही नहीं है, और जिसने दिए उसको भी याद नहीं है। क्यों, कभी कभार अकाउंटेंट साहब को भी चाय बिस्किट की तलब हो रही होती है, तो उन्होंने 160 रुपए मार लिए होते हैं। यानी माशाल्लाह रोजाना बरकती 200 300 400 200 300 400 ये हमेशा कम हो रहे थे। तो आप रात को क्या पंचायत करें घर जाने के वक्त, भाई कहाँ है 300 पहले बताओ, तो वो क्या कर देते हैं, लेकिन बहुत ही माइन्यूट सा अमाउंट। अभी इसके ऊपर बहुत डिटेल वाली बातें, जरा पहले इसको कंप्लीट कर लें। तो अकाउंटिंग एक्सपर्ट्स ने एक अकाउंट बनाया है जिसका नाम है, जरा गौर से सुन लो बेटा, कैश शॉर्ट एंड ओवर अकाउंट। क्या नाम है, तो कैश शॉर्ट एंड ओवर अकाउंट को डेबिट कर दो कि कैश वॉज फाउंड शॉर्ट। पहले पूरी बात सुन लेना प्लीज। अभी लिखा हुआ है कैश वॉज फाउंड, बेटा आपके पास कैश जो है ना वो कम पड़ गया है, कितना 700 रुपए, तो आपने एंट्री बना दी कैश वॉज फाउंड शॉर्ट की, कैश शॉर्ट एंड ओवर अकाउंट को डेबिट कर दिया, और कैश कम पड़ गया है और हिसाब नहीं मिल रहा, वो बिल ही नहीं रहा, कैश कहाँ गया 700 रुपए। आगे सुनना, मैंने फौरन इसकी साइमल्टेनियसली एक और एंट्री बनाई है, देखिएगा कैश वॉज फाउंड। मैंने तो 20 साल में कभी ओवर देखा ही नहीं है माशाल्लाह। कैसे नहीं भाई, मैं बताता हूँ क्यों, इसका रीजन भी देता हूँ। मिसाल के तौर पे कोई विजिटर्स आए, हमने जो है अकाउंटेंट को बोला कि जो है ना जल्दी से दो जो है वो चाय मंगवाओ, थोड़े से स्नैक्स वगैरह मंगवाओ, उसने जैसे सेव खोला
तो उसमें 5,000 रुपए का नोट था। मिसाल दे रहा हूँ, सुबह सुबह का वक्त है, अब प्यून जो है ना वो काम करने वाला बोला भाई अभी सुबह कोई खुले नहीं देगा, मिसाल दे रहा हूँ। तो क्या हुआ, अकाउंटेंट ने गलती से, गलती बोलूंगा उसको, अपनी जेब से, अपनी दिल के करीब के पैसे जाती 500 रुपए निकाले और दे दिए, और अपने आप से कह रहा है इंशाल्लाह नोट फाड़ के लेके जाऊंगा, लेकिन आज लेके जाऊंगा। सुनिएगा जरा मेरी बात। अच्छा, 500 रुपए का सामान आ गया, शॉर्ट करो बात। अब उसको बिलाल उसने लिख दिया, एंट्री लिख दी, अल्लाह करे शाम तक उसकी याददाश्त खत्म हो जाए। मिसाल दे रहा हूं, एक्सपेंस लिख दिया है और पैसे निकले नहीं है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? एक्सपेंस लिख दिया है बिजनेस के खातों में, रजिस्टर में, और पैसे फिजिकल निकाले नहीं है। तो जब शाम में, रात में जब वो कैश गिन रहा होगा तो माशाल्लाह वो 500, लेकिन आप बेफिक्र हो जाओ, ये किसी तरह मर जाएगा लेकिन लेके जाएगा। अपने पैसे कोई थोड़ी भूलता है मेरा बच्चा। तो मैंने देखा है कैश वॉज फाउंड ओवर। एक मजे की बात, एक दफा थोड़े दिनों पहले एक सेल्समैन आया, सर जबरदस्त काम हो गया है। मैंने कहा क्या? बोले सर 50,000 ओवर आ रहे हैं। कितने? 50,000 ओवर आ रहे हैं। इसके ऊपर भी बात कि भाई अकल के अंधे, 50,000 कभी ओवर आ सकता है। जितना बड़ा अमाउंट होता है इतनी जल्दी ट्रेस आउट हो जाता है। छोटे अमाउंट में चिंदी चोर नहीं होते, चिंदी चोर तुम लोग भी करते हो। अम्मा ने 1,000 रुपए दिए, 600-700 का सामान आया, पूरे हो गए। ये वही वाली बात है, यानी कि वो 200, 250, 100, 150, बल्कि कुछ तो हमारे यहाँ ऐसे भी फंकार बच्चे हैं कि अम्मा को बोलने 100, 150 मैंने अपनी तरफ से भी लगा दिए, 1,000 दिए थे तो 100, 150 जो है मेरे जेब के भी चले गए, वो आप दे दो। तो अम्मा बोली हाँ मुझे पता है तुम्हारा हिसाब। अब जब सबके पैसे पूछे तो बोलेंगे चलो रहने दो, अब जाने दो, मैंने अपनी तरफ से मिला दिए। हालांकि मिलाए विलाए नहीं होते, बल्कि उसमें से भी आपका खांचा होता है, अल्लाह माफ करे, 100, 150। अब वो पता है, इसीलिए बहुत सारे पेरेंट्स माशाल्लाह अपने बच्चों को 5,000 का नोट तो गलती से भी नहीं देते कि ये पूरा कर देगा, कि नमक की थैली नमक की थैली 5,000 की हो गई है। तो ये जो है इस तरह की ये चीज है। अब ये जरा सुनिएगा, कैश वॉज फाउंड ओवर की एंट्री बनेगी, कैश वॉज फाउंड ओवर, तो एंट्री बनेगी कैश डेबिट, कैश शॉर्ट एंड ओवर अकाउंट क्रेडिट। ये एंट्री बना लो जरा, शाबाश। सर नेचर क्या है, अगर कैश शॉर्ट एंड ओवर डेबिट में पड़ा हुआ है तो वो एक्सपेंस है बच्चे, और अगर कभी ओवर हो जाए तो कैश डेबिट करोगे, क्या करोगे? और कैश शॉर्ट एंड ओवर अकाउंट को क्रेडिट करोगे। अगर कैश शॉर्ट एंड ओवर अकाउंट क्रेडिट में पड़ा हुआ है तो इसकी नेचर रेवेन्यू है बेटा, इनकम। अभी तो आप बहरहाल 21st वाली एंट्री बनाओगे, अभी आप सिर्फ 21st वाली एंट्री बनाओगे, मिसलेनियस कह सकते हो, लेकिन साथ इसके लिए अकाउंटिंग एक्सपर्ट ने एक जो है वो लिखा है, कैश शॉर्ट एंड ओवर का जो है अकाउंट का बाकायदा नाम रखा है। चले आगे बढ़ जाए भाई प्लीज। कैश शॉर्ट एंड ओवर अकाउंट डेबिट और कैश क्रेडिट। नेक्स्ट जरा देखिएगा, 20 कौन सी होगी? 22nd की हमने 21st की बना दी, कैश वॉज फाउंड शॉर्ट बाय ₹700 हो गया। नेक्स्ट एंट्री देखिएगा, अब कस्टमर चेक हैज बीन, बेताशा एंट्री आई। अब देखो इसके पीछे भी पूरी
कहानी सुना दी जा रही है और फिर नेक्स्ट टाइम जो है डायरेक्टली जब एंट्री आएगी तो उसके ऊपर जो है होपफुली आप बना लोगे। कैश वॉज फाउंड शॉर्ट, देखिएगा जरा प्लीज। हुआ क्या, हमने मिस्टर ए को गुड्स बेचे, ए बी और सी लिखा है। मिस्टर ए को हमने 10,000 रुपए की गुड्स उधार बेचे। पहली एंट्री बता दो जरा, शाबाश, वेरी गुड बेटा। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, सारी गर्ल्स बेटा सब रिपीट कर लो। अकाउंट रिसीवेबल ये लिखा हुआ अभी, और सेल्स 15 दिन का टाइम दिया था मिस्टर ए को कि भाई 15 दिन बाद आप पैसे दे दीजिएगा। 15 दिन बाद हमने मिस्टर ए को फोन करा। मिस्टर ए कौन है, हमारे कस्टमर, कि भाई आपने वो पैसे नहीं दिए, आप जो 10,000 रुपए की गुड्स लेके गए थे। उन्होंने कहा हमारा अच्छा कस्टमर था, उसने अपने ड्राइवर के साथ चेक भिजवाया है बेटा। क्या भिजवाया है, आई रिपीट, चेक भिजवाया। आप देखो इससे तुम्हें PRC 4 का पेपर भी समझ में आ जाएगा, क्या प्रॉब्लम है बच्चों को और इसमें क्या ऑप्शन लिखे हुए हैं। जितना भी अच्छा पढ़ा लें और तुम्हें अगर सवाल समझ में नहीं आ रहा है तो डेफिनेटली तुम कहां से आंसर दोगे। मैं हमेशा ये बोलता हूं, जितनी भी एक्सप्लेनेशन दे दें, बेहतरीन लेक्चर वो है जब तुमसे सवालात सॉल्व होने हो जाए तो समझ लो तुम बेहतरीन तरीके से जा रहे हो। मैं सबसे इजीएस्ट वे में बात बता रहा हूं। अब देखो इसके अंदर शायद मेरी पूरी चीजें कम्युनिकेट हो जाएंगी और इस तरह जो है तुम्हें पूरा एक आइडिया हो जाएगा कि ये PRC 4 में ICAP किस तरह के पेपर एग्जामिन करता है और मैं क्या कहना चाह रहा हूं। गुड बेचे मिस्टर ए को, जल्दी से रिपीट कर दो। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, जितना रिपीट कर लोगे ज्यादा जल्दी आ जाएगा। 15 दिन बाद मिस्टर ए ने क्या भेजा, चेक। बताओ सेकंड एंट्री हमने क्या बनाई होगी, वेरी गुड बेटा, बैंक डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल। अब क्या हुआ, नेक्स्ट डे बैंक से फोन आया बच्चों और मिस्टर ए का चेक हो गया बाउंस्ड। हमने अपने बिजनेस के बैंक अकाउंट में वो बिलाल क्या करा था, चेक जमा करवाया था। तो बैंक वाले ने फोन करा और बोला सर वो मिस्टर ए के अकाउंट में 10,000 क्या 10 रुपए नहीं है, मिसाल दे रहा हूँ, यानी फंड अवेलेबल नहीं है, कुछ भी मसले मसाइल हैं और आपका चेक रिटर्न हो गया है, चेक बाउंस हो गया है। अब मेरा सवाल है बच्चे, जब आपने वो चेक जमा करवाया था या चेक रिसीव हुआ था तो क्या एंट्री बनाई थी, बी वाली एंट्री पढ़ो जरा, बैंक डेबिट अकाउंट रिसीवेबल। मैं तो आपको इतना आसान कर दे रहा हूँ, बैंक डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट बनाया था। और जब, वेरी गुड बेटा, और जब वो एंट्री आई आपका कस्टमर चेक हैज बीन, आपके पास पेपर में डायरेक्टली ये एंट्री आ रही है, अ कस्टमर चेक हैज बीन बाय चेक ₹5,000, 5 लाख, 20,000, 10,000। बच्चों याद रख लेना, आप इस एंट्री को रिवर्स कर दो, अकाउंट रिसीवेबल को वापस से डेबिट कर दो और बैंक को क्या कर दो, लास्ट बात। ये सवाल आया है, सुनना बेटा और फिर मुझे रिपीट कर देना। अ कस्टमर चेक हैज बीन डिसऑनर्ड बाय द बैंक, और इसमें कस्टमर का नाम भी ले लो, अ कस्टमर मिस्टर ए चेक हैज बीन डिसऑनर्ड बाय द बैंक ₹10,000। अब सुनो, पहला ऑप्शन ए में लिखा होगा अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट। बच्चों का लेवल देखो, कॉम्पिटेंसी लेवल, और फिर बोलते हैं कि हम CA करने आए। मुझे ये अफसोस होता है कि इतनी डिटेल के बाद भी तुम्हें नहीं समझ में आ रहा। तुम एंट्री बना रहे हो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और पहली ऑप्शन में ए में लिखा हुआ है अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, फिलहाल बी ऑप्शन में लिखा हुआ है बैंक डेबिट अकाउंट रिसीवेबल, और सी में लिखा हुआ है जो तुम्हारा असल आंसर है, क्या है बताओ। अब बच्चे की गाड़ी उधर ही फंसी हुई है, सर माल तो भेज दें। अबे भाई बिक गया, क्या पंचायत कर रहा है। उसने कब बोला कि हमें क्रेडिट सेल्स की एंट्री चाहिए। फिर दूसरे आए नमूने, सर पहले चेक तो आने दे। ओ भाई आ गया, तुम पढ़ो तो सवाल क्या बोल रहे हैं, कस्टमर चेक हैज बीन, इसका मतलब लास्ट है बच्चे, नंबर 1 बात के गुड्स बिक चुके थे, सेकंड, वेरी गुड बेटा, और चेक रिसीव को जमा करवा देता। अब उसके बाद तीसरे स्टेप की एंट्री पूछ रहा है। अब बच्चा उधर कहां परेशान होता है, वो तुम्हें तीनों चारों ऑप्शन में, ये पहले अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट बिल्कुल सही एक ऑप्शन में लिखा हुआ है, लेकिन ये ट्रांजैक्शन इसके लिए नहीं है। बैंक डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट बिल्कुल सही ऑप्शन है, मतलब बिल्कुल सही लिखा हुआ है, लेकिन ये ट्रांजैक्शन के लिए नहीं है। वो तो आपसे पर्टिकुलरली ये पूरे CA में PRC में समझ लो,
जिस ओकेजन की एंट्री मांग रहा है उसी की देना है। तो सर ज्यादा बेहतर क्या है? ज्यादा बेहतर यह है कि केस सिनेरियो अपने दिमाग में रिवाइंड कर लेना कि यार माल बेचा होगा कभी भी, फिर चेक आया होगा। हाँ डेफिनेटली वो आसानी हो जाती है। बच्चा अगर वर्बली अपने दिमाग में लिया है कि अकाउंट से डेबिट सेल्स क्रेडिट कर देता, सेकंड लगते हैं। अब वो जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो, और फिर जब चेक आया होगा तो क्या एंट्री बनी होगी? चेक जमा करा होगा, चेक रिसीव करा होगा तो क्या एंट्री बनी होगी? बैंक डेबिट अकाउंटेबल। यही तो गलतियां करके आता हूँ, फिर बच्चे इधर आर्ग्यू करते हैं, सर मैंने सही तो लगाया था टिक यार, सर सारे सवाल सही थे, वो तो ऑप्शन दिख रहा था। तो भाई आपने बैंक डेबिट अकाउंटेबल क्रेडिट कर दिया है, ये तो आ गया चेक रिसीव फ्रॉम मिस्टर ए की एंट्री है। इतने सारे बच्चे 46 48 पे देख लो, हम इसमें पीएचडी है मेरे बच्चा, तुम्हारा पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट में निकलवा सकते हैं। लेकिन क्या है, अनटिल अनलेस आपको एक सिमेट्री बन जाए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। 4 ऑप्शन कभी भी गलत नहीं लिखे होते, पूरे आईकैप के सवाल देखना तुम, वो हर एक के केस स्टडी और उसी से लिंक करते हुए बनाता है। कुछ सवाल तो माइंड ब्लोइंग ऐसे खतरनाक है कि उसमें घूम जाता है बच्चा, बोलता अरे सर ये क्या पूछ रहा है और हम क्या जवाब दे रहे हैं। आप सिर्फ ये याद रख लीजिएगा, अभी इससे बोला है अ कस्टमर चेक हैज बीन, तो आपको एंट्री पास करनी थी बच्चों, क्या? अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, और इसके आगे मिस्टर ए का जो नाम लिखा होगा वो लिखा होगा बैंक क्रेडिट। लिख लो बेटा अपने पास, ये चाहो तो अपने रजिस्टर में ये भी लिख लो, ये 2 एंट्रियां भी बना लो कि ए बनी होगी साइड में रफ वर्क में। लिखने पे ज्यादा फोकस करा करो, नोट डाउन अच्छा करा करो अपने रजिस्टर में। फिर खुद ही लास्ट में एक दूसरे को फोन करके पूछ रहोगे कि यार ये जरा बता दे, मैंने समझ नहीं आया एक्सप्लेनेशन। और जो कोई टेढ़ी चीज हो, मैंने बार बार आपसे बोला है, बार बार मैं रिपीट नहीं करूंगा, इसको आप जो है ना रोमन में और चैटिंग में लिख लिया करो कि वो आपसे क्या पूछ रहा है, क्या बताया है। ये एंट्री 20 सेकंड वाली भी बेतहाशा मर्तबा आती है, तो इसलिए मैंने ये इधर ही क्लियर कर दिया। नेक्स्ट एंट्री देखिएगा, बनानी में डन। अब ये याद कर लो, अ कस्टमर चेक हैज बीन डिसऑनर्ड बाय द बैंक, कभी भी पूरे सीए में आ जाए सेकंडों में। अब जो टैलेंटेड बच्चा है ना, उसने पूरी कहानी सुन ली है, अब वो याद कर ले, बहुत सारी 50% तुम याद कर लो, तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाएगी। याद रख लेना यार, सर ने बोला चेक रिटर्न, अ कस्टमर चेक हैज बीन रिटर्न बाय द बैंक, अनपेड बाय द बैंक, हैज बीन डिसऑनर्ड बाय द बैंक। भाई एक ही एंट्री होती है, अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट कर दो और बैंक को क्रेडिट कर दो। नेक्स्ट देख लीजिएगा, इसके अंदर अलहमदुलिल्लाह मैंने सारी चीजें कवर कर ली थी। 23rd वाली ट्रांजेक्शन में मैंने क्या बनाया है, ये 2-3 ट्रांजेक्शन रह गई हैं, फिर आपका काम स्टार्ट होगा, मैं आपको सवाल दूंगा। अभी शुरू है, डेफिनेटली आप जरूर पीछे से देख लेना। रिवाइज करा था इस सवाल को, मैंने कहा था जब भी क्लास हो डेफिनेटली आप पुरानी क्लास को जरूर रिवाइज कर लो। 2-3 सिर्फ 1 हफ्ते की गेम है, फिर आप खुद देखना इतना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा। कुछ बच्चे इतना तेज मेरे साथ पैरेलल चल रहे होंगे, कुछ लोग स्लो आ रहे होंगे, वो वजह ये है कि उनकी प्रैक्टिस नहीं है। आज बेतहाशा काम दिया जाएगा, सिर्फ डबल एंट्रीज है, मुझे सिर्फ जो है उसको आप लाइनें ड्रॉ करो या ना करो, लेकिन जरा सा बना लोगे तो कुछ अच्छा हो जाएगा। ना आपको नरेशन लिखनी है, सिर्फ आप सवाल नंबर प्रॉपर लिखिएगा। अभी मैं बताता हूँ, बहरहाल पहले इसको कंप्लीट कर ले। 23rd वाली ट्रांजेक्शन में क्या बताना है जरा ये देख लीजिएगा, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर रिजवान 50,000, फिर क्या लिखा है मिस्टर रजा 30,000, मिस्टर तारिक कितना बेटा, और मिस्टर नोमान 40,000। सर इधर क्या बताना है, पहले वाले सवाल में हमने मिस्टर आमिर से गुड्स लिए थे, सिर्फ एक बंदा था। तो अगर सर कभी 1 2 3 4 8 10 लोगों से अगर गुड्स ले रहे होंगे बेटा, एक साथ कंपाउंड एंट्री बनेगी। और इसका तरीका कार क्या है बच्चों, ये जरा देख लेना। परचेजेस को पहले लिख दोगे, डेबिट अमाउंट नहीं लिखना, डेबिट वाले साइड पे अमाउंट मत लिखिएगा, फिर लिखिएगा अकाउंट पेबल, सबसे उधार लिया है
अकाउंट पेबल क्या हो गया, रिजवान। क्या नाम है बेटा, अकाउंट पेबल। फिर उसका अमाउंट लिखा, अकाउंट पेबल रजा लिख दिया, अकाउंट पेबल तारिक लिख दिया, अकाउंट पेबल नुमान हो, 1 हो 2 हो 4 हो 8 हो 10 हो, सारे क्रेडिट लिख दिए। सारे क्रेडिट वालों को जमा कर देना, सारे क्रेडिट वालों को जमा करो जरा, 50 जमा 30 जमा 20 जमा 40 बच्चों, और उसका डेबिट लिख देना। तो ये इधर मैंने एक कंपाउंड एंट्री का आपको जरा सा हवाला दिया है कि कभी कभार ऐसी एंट्री भी आएगी कि एक से ज्यादा। भाई हम तो कारोबार कर रहे हैं, हम तो हजारों लोगों से माल खरीदेंगे, क्योंकि पूरी जिंदगी एक बंदे से काम थोड़ी करेंगे। जहां से हमें अच्छे रेट मिलेंगे, जहां से हमें 2 पैसों का फायदा होगा, हम जो है उससे माल खरीदेंगे। और पूरी जिंदगी हम एक ही बंदे को माल नहीं बेचेंगे, हम नए कस्टमर्स लेंगे, हम नई कंपनीज को माल बेचेंगे। जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनको हम सोचेंगे कि यार माल डिलीवर करें। तो ये आपके पास एंट्री आ गई। एक और एंट्री देख लेना जरा, परचेज के नीचे एक्सपेंस है। अभी ऐसे अभी 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 इसलिए कि वो शुरू का था ना, तो ये बता दिया, अब तो आज बता दिया। इसी के बच्चे जो है ना बार बार एक ही सवाल करते हैं इसके ऊपर, यार गुड्स तो सर उसकी तो वर्थ है, सर उसकी तो वर्थ है, तो वो तो एसेट नहीं होना चाहिए साल के आखिर में। इसलिए उस वक्त मैंने एसेट बनाकर पहले सवाल के अंदर उसको एसेट लिख देते हैं, इसलिए कि वो वेरी फर्स्ट टाइम जब स्टूडेंट आते हैं उसको एक्सपेंस बोलते हैं तो वो परेशान हो जाता है, सर इतना ये करोड़ों रुपए का माल है, कभी सुना होता है गोदाम में आग लग गई करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया, तो उसकी वर्थ तो होती है। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। एक और 24th वाली ट्रांजेक्शन सारे देख लेना। सोल्ड गुड्स ऑन, बच्चों गुड्स सोल्ड आउट करा उधार पर। एक से ज्यादा कस्टमर है, सुहेल है 70,000, कलीम है, लुकमान हो गया 10,000, और शरीफ कितना। तो बच्चों आप इसकी कंपाउंड एंट्री क्या बनाओगे, अकाउंट रिसेबल सुहेल हो गया, अकाउंट रिसेबल कलीम हो गया, लुकमान शरीफ। तो ये सारे आपने डेबिट कर दिए, अमाउंट्स आपने लिख दिए, और इन सब को टोटल करके आपने सेल्स को क्रेडिट कर दिया। whenever assets increases in the business, debit record, whenever revenues increases in the business। इस सवाल के अंदर इस ट्रांजेक्शन को पर्टिकुलरली क्यों डिस्कस किया है कि एक से ज्यादा कंपाउंड एंट्री बतानी थी कि एक से ज्यादा डेबिट हो सकते हैं, एक कस्टमर 2 3 4, और सेल्स क्रेडिट कर दिया। ये ट्रांजेक्शन बना लो। और लास्ट ट्रांजेक्शन आपके पास 25th वाली है जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। क्या लिखा होता, कैश वॉज फाउंड ओवर, ओवर शॉर्ट की तो बना ली थी, कैश वॉज फाउंड। कभी जो है बिजनेस में 200 400 500 रुपए ज्यादा भी आ रहे होते हैं, और उसकी एंट्री बनेगी, कैश को डेबिट कर दोगे, कैश शॉर्ट एंड ओवर अकाउंट क्रेडिट। हाँ बेटा पूरे टाइटल है ना, पूरा एक नाम है, हेड रखा है अकाउंटिंग एक्सपर्ट ने। पूरा नाम क्या है, पूरा सिर्फ कैश शॉर्ट और कैश ओवर नहीं लिखते, एक टाइटल है पूरा, क्या नाम है, कैश शॉर्ट एंड ओवर अकाउंट। और नेचर बहुत आसान वे में, अगर कैश शॉर्ट एंड ओवर अकाउंट क्रेडिट में है बच्चे तो रेवेन्यू है, यानी फायदा हुआ है। कैश शॉर्ट एंड ओवर अकाउंट डेबिट में है तो मतलब एक्सपेंस हुआ है, उसकी नेचर क्या है, नुकसान हुआ है, 200-300 रुपए जो है वो किसी ने हाथ सफाई से जो है गायब कर लिए। कैश शॉर्ट एंड ओवर अकाउंट को आपने क्रेडिट कर दिया। ये हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी तरफ से पहला डबल एंट्री का सवाल जो कि मैं स्पेशली अपने पास से लिखवाता हूँ, और इसमें ये तकरीबन इसमें कुछ जो है आधा या एक पेज जो है वो छोड़ देना, कुछ ऐसी एंट्रीज कोई आएंगी तो मैं इसके अंदर ऐड ऑन करवा दूंगा। मैं फिर कह रहा हूँ इसके अंदर थोड़ा आधा पेज जो है एंट्रीज के लिए भी छोड़ देना, और ये ट्रांजैक्शन के लिए भी कुछ जगह छोड़ देना। आगे कोई ऐसी ट्रांजैक्शन आई जिसको हमें होगा, अब ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या हो जाएगा बच्चों, जब पेपर में तुम रिवाइज कर रहे होगे तो आपके पास ये एक सवाल को देख लोगे तो पूरी डबल एंट्रीज आपकी कवर हो जाएगी। लेकिन बहरहाल आखिर तक अकाउंटिंग पढ़ते पढ़ते फिर डबल एंट्रीज तो पक्की हो जाती है, कोई इसका रिवाइज करता नहीं है। आइए अब सवाल पर आते हैं। एक सवाल दे रहा हूं, जितना समझ में आए, जितनी एंट्रीज आए वो बनाइएगा,
अगर कोई ट्रांजेक्शन ना समझ में आए तो उसकी 2 लाइनें छोड़ दीजिएगा, हम डिस्कस कर लेंगे। सबसे इजीएस्ट सवाल से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये हैंडआउट जो है मैं आपको आपके ग्रुप में शेयर भी कर दूंगा। मेरी तरफ से रिकमेंडेशन ये है कि अगर आप चाहो तो इसकी एक हार्ड कॉपी ले लीजिएगा, हार्ड कॉपी करवा लीजिएगा, इसको प्रिंट आउट करवा लीजिएगा, फोटोकॉपियर के पास भी दिया हुआ है। ये तकरीबन कोई, सुन लो बेटा जरा, ये 55 पेजेस का एक हैंडआउट है। इस पूरे हैंडआउट में सारे चैप्टर हैं जिसके हम सवालात करेंगे। ये हैंडआउट से पूरे चैप्टर 10-11 चैप्टर जो भी है व्हाटएवर, वो इधर साथ चलते रहेंगे। प्रैक्टिस के लिए जो है सवालात आप जो है वो एमसीक्यूज जो है वो हम आई कैप की स्टडी टेक्स्ट से करेंगे, और साथ साथ जो है हमारी बुक जो है। ये सारे स्टूडेंट्स को जरा देखना दिख रहा है? अच्छा, अगर बोलो तो मैं आपको ये शेयर कर दूं आपके ग्रुप पर, ताकि आपको मोबाइल पे ये ज्यादा बेहतर दिख जाए। ये जरा मुझे बताओ ग्रुप का नाम, भाई फालतू बातें कम करा करो इतनी डिटेल के बाद भी। 13 बेटा? 13 का है ये इन्फो ग्रुप 13। अब आप अपने रजिस्टर में जो आपने सेकंड पार्ट बनाया है उसके अंदर जाकर, जहां पे हमने कहा था कि होमवर्क करेंगे, प्रैक्टिसिंग जो है, ये मैंने आपको हैंडआउट भेज दिया है बच्चों, आपके पास ये आ गया होगा। और इसमें आप पेज नंबर जरूर लिखोगे, पेज नंबर जरूर लिखोगे। अभी आप जो है पेज नंबर, मैंने जो आपको सवाल दिया है, पेज नंबर 2 डालो हेडिंग अपने रजिस्टर में। पेज नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 5 और 6 करें बेटा। पेज नंबर 5, पेज नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। कोई किसी से नहीं पूछेगा, जितना समझ में आए सारी एंट्रीज बेशक गलत कर दो, मैं सही करवाऊंगा बेटा, बार बार रिपीटेडली कह रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6।
बच्चों आ रहा है समझ में? गुड। अगर कोई ट्रांजैक्शन किसी भी स्टूडेंट को कोई भी कंफ्यूजन हो, किसी से ना पूछना बेटा, अभी नहीं, वो तो बाद में डिस्कस होगा बेटा। वो 2 लाइनें छोड़ दे, उसके लिए पूरा सवाल नहीं छोड़े, वो आगे बढ़ जाए। मुझे इससे भी एक पता चल जाएगा कि जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 10 ट्रांजेक्शन है। अच्छा, सिर्फ एक और चीज बता दूं जरा सा, इस तरीके से सिर्फ जो है डबल एंट्री बनाएगा। लाइनें बना लोगे तो बेहतर है, नहीं बनाओ और डायरेक्ट भी बना दो डेट डाल के भी तो भी चल जाएगा। हमें तो सिर्फ प्रैक्टिस करनी है बच्चे, तो ये आप जरा सा समझ लो अच्छी तरह। चलो गुड, वेरी गुड। मैंने इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह बाकी जो है ना, वो जिन स्टूडेंट्स को माशाल्लाह पहले से ही डबल एंट्रीज आती थी, ये एक और भी मेरी रिकमेंडेशन है, जिनकी अकाउंटिंग माशाल्लाह थोड़ी सी तो वो जिनको बेस डबल एंट्रीज में प्रॉब्लम हो या जिन्होंने लेट ज्वाइन करा है, तो साथ साथ जो है उनको भी थोड़ा सा सपोर्ट करा करो। थोड़ा सा कोई भी वीक बच्चा हो उसके साथ जरा एक बैठा करो, ताकि उसको भी आप साथ साथ बताते जाओ। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि एक तो गुड फेथ में भी, और आपका एक बहुत पक्का हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। तकरीबन इतने स्टूडेंट्स तो हैं, ये 10 ट्रांजेक्शन ये हैं, और सी वॉश की भी एंट्री बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 दिया था ना अपने रजिस्टर में, 5 पर है बस। माशाल्लाह, वेरी गुड। ये पेज नंबर जरूर डाल देना, पेज नंबर 2, हैंड आउट का पेज नंबर 2 अपने रजिस्टर में पेज नंबर जरूर डालिएगा। अपने रजिस्टर में पेज नंबर हैंड आउट का जरूर डालिएगा कि हैंड आउट का कौन सा पेज नंबर का सवाल हम डिस्कस कर रहे हैं। स्टार्ट करें जरा सा, या अभी चलो चलो, सही सही है। इतनी जल्दी है, मुझे भी इतनी जल्दी नहीं है मेरा बच्चे, इससे कि वेरी फर्स्ट टाइम है। हाँ, जिसको कोई ट्रांजैक्शन नहीं आ रही हो, कोई मसला नहीं है बच्चे, अभी हम बात करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा हो जाता है कि अगर कोई ट्रांजैक्शन नहीं आती तो अल्हम्दुलिल्लाह क्लास में ही कोई 2 4 8 10 बच्चे ऐसे होते हैं कि वो खुद बता देते हैं। कभी ऐसा होता है कोई ट्रांजैक्शन किसी बच्चे को नहीं आ रही तो वो दूसरों को आ रही होती है, उसको नहीं आ रही होती है तो वो दूसरे बताते हैं। इस तरह से सारी पूरी क्लास एक साथ पैरेलल चल रही होती है। तो यही हमारा मोटिव होता है कि सबको जो है एक साथ जो है गुड। क्वेश्चन नंबर 5 और 6, इसमें स्पेशली अगर देखो तो ये पर्पसली क्यों इधर से सवाल स्टार्ट करे कि इसमें हम सिर्फ नॉन करंट एसेट्स ही जो है वो ज्यादातर खरीद रहे हैं। इसमें कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन नहीं आई जिसके अंदर गुड्स का नाम आ रहा हो, यानी परचेजेस का, ताकि आपको थोड़ी सी प्रैक्टिसिंग हो जाए। गुड्स का नाम हमने मोटर वैन ली है तो कभी फर्नीचर लिया है और फिर हम उसी को बेच रहे हैं, तो आपको ये ज्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा। इसकी क्वेश्चन नंबर 5 की याद रखिएगा, एंट्री नंबर 30 को जरा मैं डिस्कस कर रहा हूँ। लेंटस के नीचे लिख लो, लेंटस का अपने रजिस्टर में लिख लो लोन लेना। अच्छा, लेंटस के अंदर फर्क क्या है जरा ये भी सुन लेना। हम गुड्स खरीदते हैं उधार, हमने अपने सप्लायर से, जैसे कहा था क्रेडिटर भी है, किसी ने बताया सर उसको वेंडर भी कहते हैं। हमने उनसे गुड्स लिए उधार, और जब रिटर्न करते हैं तो कैश की फॉर्म में करते हैं।
लेकिन जब लेंटस लिखा हुआ है तो मतलब कि वो हमने कैश की फॉर्म में लिया है और कैश की फॉर्म में ही वापस करेंगे। जैसे बैंक वाला हमें क्या देता है, लोन देता है। बैंक क्या देता है हमें, किस फॉर्म में देता है, कैश। और जब हम बैंक को लोन वापस करेंगे बच्चों तो कैश की फॉर्म में, यानी कैश ही लिया, कैश ही लिया। लेकिन जो क्रेडिटर्स होते हैं जिनसे हम क्या खरीदते हैं, गुड्स। भाई क्रेडिटर्स कौन होते हैं, जिनसे हम क्या खरीदते हैं, हम उधार में क्या खरीदते हैं, और रिटर्न किस फॉर्म में करते हैं, कैश की फॉर्म में। नहीं आई बात समझ में? भाई गौर से सुनो, क्रेडिटर्स, सप्लायर्स वो होते हैं जिनसे हम उधार में माल खरीदते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस का काम है, हमने टीवी, फ्रिज, एसी, मशीन, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस खरीदे उधार में, और जब उनको रिटर्न कर रहे होंगे बच्चों कैश में करेंगे। वेरी गुड। लेकिन जब भी पूरे अकाउंटिंग में लेंट अस लिखा हुआ है तो यानी हमने ये किसी साहब से क्या लिए हैं, किसी बंदे से, किसी दोस्त से, किसी रिश्तेदार से, किसी बैंक से। कभी बैंक का नाम भी लिखा हुआ रहा होगा, लेंटस फ्रॉम HBL या फ्रॉम द बैंक, यानी लेंटस का मतलब क्या हुआ, लोन लिया, उधार। और फिर जब वापस करेंगे तो भी किस फॉर्म में देंगे, कैश की फॉर्म में। अपने पास लिख लीजिएगा, लेंटस का मतलब है कि हमने लोन लिया है कैश की फॉर्म में, जो वापस, ये तो एक्स्ट्रा बात बता रहा हूँ समझाने के लिए कि वापस भी कैश की फॉर्म में ही करेंगे। ऐसा नहीं है कि बैंक को जब हम वापस करने गए तो अपने घर के सोफे ले गए कि भाई ये ले लो, तुम, मेरे पास पैसे नहीं है, तुम सोफे ले लो। ये मेरा समझाने का मकसद है कि वो जो है टर्म्स एंड कंडीशन में ये लिखा होता है कि आपको लिक्विड फॉर्म में ही दे रहे हैं और लिक्विड फॉर्म में ही आप वापस करोगे, हार्ड जो है कैश में। बहरहाल स्टार्ट करें बेटा। सी विलियम वाला पहला सवाल है, यही सवाल हुआ है। हाँ बेटा। भाई अब ये चलो बहरहाल ये एक काम ये कर लो, इसकी एक जो है पिक्चर ले लो 5 और 6 की ना, ये जो अभी दिख रहे हैं ये जो है। और वैसे भी इसकी आपको हार्ड कॉपी चाहिए होगी, इससे कि ये पूरे कोर्स में अभी ये करते हैं, जरा डिस्कस करके फिर मैं करता हूँ बच्चे तो क्या इशू। 5 और 6, 5 और 6 चलो ठीक है अभी देख लेंगे। 5 और 6 जो है इसकी एक ट्रांजेक्शन की जो है ये पिक्चर ले लो। स्टार्ट करते हैं। स्टार्टेड बिजनेस विद ₹2000 इन कैश। क्या एंट्री बनाइए बच्चों, जरा बता दो। कैपिटल क्रेडिट, गुड। पेड ₹1800 ऑफ द ओपनिंग कैश इन द बैंक अकाउंट। अच्छा अब इसके अंदर क्या है, अलग अलग इंग्लिश दिखेगी। तुम लोगों ने फर्स्ट ईयर इंटर में जब इतनी मतलब ट्रांजेक्शन जो कॉमर्स वाले स्पेशली लिखा होता है ओपन अ बैंक अकाउंट, इधर एक नई कहानी लेकर आता है पेड रुपीज। बच्चा परेशान है, अरे बैंक किस चीज के पेड कर रहे हैं, तो भाई ये ओपन अ बैंक अकाउंट ही है। इसमें इंग्लिश का ज्यादा फोकस है कि आपको पेड ₹1800 फॉर द ओपनिंग कैश इनटू द, आपने एंट्री बनाई है बैंक डेबिट, वेरी गुड। जरा देखते जाओ। बॉट, बॉट का मतलब होता है हम लिखते हैं परचेज, इधर क्या लिखा हुआ है, बॉट। ऑफिस फर्नीचर ऑन क्रेडिट लिखा हुआ भी है बच्चों, फ्रॉम बीटा बिल्ड। बीटा बिल्ड किसका नाम है बच्चों, वेरी नाइस बेटा। अब देखो एक और बात, अगर पेपर में इतना आसान खैर सवाल नहीं आएगा, सिर्फ बताना ये है कि ऑफिस फर्नीचर को आपने डेबिट करा,
एसेट को पूरा नाम से लिखोगे, उसी नाम से जिस टाइटल से वो दिया होगा पेपर में। ऑफिस फर्नीचर डेबिट, सिर्फ अकाउंट पेबल, इसलिए कि देखो पेपर में कुछ लिखना तो है ही नहीं, पेपर तो आपके पास, आपको सिर्फ टिक करना है। अगर कभी सवाल में एक फॉर द सेफ साइड बता रहा हूँ, अकाउंट्स पेबल लिखा हुआ है और बीटा बिल नहीं लिखा हुआ, और एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें ऑफिस फर्नीचर डेबिट और अकाउंट पेबल और आगे नाम क्या लिखा है, बीटा बिल, तो उसको टिक करोगे तो वो नंबर देगा। सिर्फ अकाउंट पेबल खाली लिखा है तो तुम्हें 0 देगा। अब तुम जितना भी शोर करते रहो, सर सही तो है, मेरा मतलब भी तो ये था कि ऑफिस फर्नीचर डेबिट करा है और अकाउंट पेबल लिखा है, नहीं भाई, क्रेडिटर का नाम लिखना जरूरी है। अच्छा, क्रेडिटर का नाम लिखना क्यों जरूरी है कि एक साथ अगर सारे क्रेडिटर एक साथ नाजिल हो गए माशाल्लाह, और आपने अपनी बुक में सबका नाम लिखा अकाउंट पेबल अकाउंट पेबल अकाउंट पेबल, पता चला शकूर के पैसे गफूर को दे रहे हो, गफूर के पैसे शकूर को दे रहे हो, तो भाई आपको पता तो होना चाहिए किस क्रेडिटर को कितने पैसे देने। जिसको 4,000 देने उसको 4 लाख दे दिए माशाल्लाह, वो खुश हो गया। जिसको 4 लाख देने उसको 4,000 दे रहे, वो चमाटे मार रहा है। ये सबके पीछे पीछे बैकग्राउंड में एक कहानी है कि क्यों इसका नाम लिखना जरूरी है, हमें पता तो चले कि किसको कितने पैसे देने। इन द सेम वे बिल्कुल यही है, कस्टमर्स के नाम भी लिखना कंपलसरी और मैंडेटरी है। अब मुझे बता, अकाउंट पेबल बीटा बिल्ड हो गया बेटा। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे प्लीज, बॉट अ मोटर वैन पेइंग बाई, ये भी आपको वेराइटी बता रहे हैं कि क्या क्या करते जा रहा है, मोटर वैन डेबिट, वेरी गुड बेटा। फिर देखिएगा टाइटल वही लिखिएगा जो इसके अंदर है, बॉट वर्क मशीनरी फ्रॉम इवन एंड सन्स, ये इवन एंड सन्स कौन है भाई, वेरी गुड, ऑन क्रेडिट, तो आपने वर्क मशीनरी को डेबिट कर दिया बच्चों, और अकाउंट पेबल और इवन एंड सन्स। हो सकता है अकाउंट पेबल की जगह पे क्रेडिटर भी लिखा हुआ आ जाए पेपर में, मुझे नहीं पता, लेकिन इवन एंड सन्स तो लिखा आएगा। ओ लेवल्स के अंदर अकाउंट पेबल और क्रेडिटर नहीं लिखवाते थे, सिर्फ क्या लिखवाते थे, कंपनी का नाम इधर लिखा हुआ आता है, इवन एंड सन्स के पहले अकाउंट पेबल या क्रेडिटर लिखा हुआ होगा। रिटर्न, अब देखो ये आया बच्चे, कौन सी मैं ट्रांजेक्शन की बात कर रहा हूँ, 18, क्या लिखा हुआ बेटा, बॉट, सॉरी रिटर्न 18 ना, रिटर्न फॉल्टी ऑफिस फर्नीचर, जरा ऊपर चले जाओ बच्चों, ऑफिस फर्नीचर किससे खरीदा था, वेरी गुड बेटा, किससे लिया था, आपने उसको, अच्छा कितने का लिया था ये भी जरा बता दो, 120 रुपए का, उसमें से कितने के गुड्स, कितने के हमने वापस कर दिए, तो आप एंट्री बनाओगे, अकाउंट पेबल हमारे पास से लायबिलिटी खत्म हो गई, और बच्चों ऑफिस फर्नीचर ही क्रेडिट हो जाएगा, ऑफिस फर्नीचर को ही क्रेडिट कर दोगे, जिस नाम से डेबिट करा था उसी नाम से। लेकिन जब हम गुड्स की बात करेंगे तो उसके लिए परचेजेस लिखते थे, और रिटर्न करेंगे तो परचेज रिटर्न। इस सवाल के अंदर मैंने तुम्हें स्पेशली सिर्फ नॉन करंट एसेट परचेज करवाए और बिकवाए, ताकि बिल्कुल जीरो से स्क्रैच लेवल से ये सवालात बने हुए। सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट है, ये वीकेंड के अंदर 3-4 दिन आप बहुत अच्छी तरीके से डबल एंट्रीज बना कर ले आओ, आपके हमेशा के लिए कॉन्सेप्ट बिल्कुल पक्के हो जाएंगे बच्चे। फिर आपको नॉर्मली फिर थोड़ी बनानी है, इससे 4-5 दिन बनाने हैं, इसके बाद तो जाहिर सी बात है, वहां पर तो 11 चैप्टर्स हैं यार, 10 चैप्टर्स हैं, हमें ये थोड़ी एंट्री करनी है, लेकिन वो सारे चैप्टर्स उस डबल एंट्रीज पर रिलाय करते हैं। बच्चा इतनी इतनी देर तक सोचता रहता है, और वो वही वजह है कि उसकी डबल एंट्रीज में आ रहा होता है, पीछे होता है, बहुत फार होता है, वो करके रख देता है बच्चा एमसीक्यू, वो पढ़ ही रहा होता है। प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, और ये कभी टीचर नहीं बता सकता। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर कितना पढ़ना चाहिए, ऑन एन एवरेज एक बच्चे को, मेरे लिहाज से अभी ये बेसिक पेपर है, ये टाइम जो है बढ़ता जाएगा। याद रख लो, जिसने अभी अकाउंटिंग वेरी फर्स्ट टाइम स्टार्ट करी है, वो डेली बेसिस पर, जिस दिन क्लास ना भी हो पीआरसी बोर्ड की, मैं आपको रिकमेंड करूंगा सिर्फ ये 1 हफ्ते तक की मार है बस, 15 दिन बस, जब तक कि ये लेजर्स वगैरह और ट्रायल बैलेंस तक ना हो जाए, बस जो बेसिक कंप्लीट हो जाए, तो आप जो है वो 2-2 घंटा डेली पढ़ लो, डेली बेसिस पे, मिनिमम कह रहा हूँ। अच्छा सर ये सिर्फ 2 घंटे हैं, भाई अगर आपको 2 घंटे में अचीव नहीं हो रहा तो आप उसकी टाइम ड्यूरेशन बढ़ा लो,
लेकिन आप बस किसी तरह भी अपने साथ जितने दूसरे स्टूडेंट्स हैं उसके पैरेलल खड़े हो जाओ। अब लिखा हुआ है सम सोल्ड, सोल्ड का मतलब बेच दी, हमारा कारोबार नहीं है, बस ऐसे ही बेच दी, मैंने कल बताया था। सम ऑफ द वर्क मशीनरी ऑफ 75 कैश। हर चीज को कवर करने की कोशिश करिए। बहुत सारे सवाल बच्चे इस हैंडआउट में 90% सवाल मैंने खुद बनाए। ये हमने इतने सालों में 20-25 साल में जो है एमसीक्यूज भी दिखेंगे, ये सवालात कुछ पैरेलल है। और ये अब हैंडआउट जो है ना, ये सवालात मैं खुद ही करवाऊंगा, तो इसके अंदर ये डेली बेसिस पे जो हमारी लेक्चर्स हो होंगे उसके अंदर हम जो है वो हम साथ साथ इधर डिस्कस कर रहे होंगे। आपके पास सोल्ड सम ऑफ द वर्क मशीनरी आ गया, तो आपने लिखा कैश डेबिट वर्क मशीनरी, सेल्स नहीं लिखेंगे क्योंकि आपने गुड्स नहीं बेचे, ये आपका कारोबार नहीं है। आगे बढ़ जाए बेटा। पेड अमाउंट ओइंग टू बीटा बिल्ड, क्या मतलब हुआ? बाई चेक, जो आपके वहां उधार था किसका? बीटा बिल्ड का, वो आपने पे कर दिया बेटा, आपकी लाइबिलिटी खत्म हो गई। whenever liabilities decreases in the business, वेरी गुड बेटा। और बैंक को आपने क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। फिर नेक्स्ट क्या है आपके पास? took ₹100 out of the bank and put it in the cash till, till का मतलब है अपने सेव में, तो आप एंट्री बनाओगे कैश डेबिट। चेक कर लो जरा सारे स्टूडेंट। लास्ट है जे स्मिथ लेंटस, जे स्मिथ लेंटस कितने बेटा? 500 गिविंग अस मनी बाय, तो आप इसके लिए एंट्री बना दोगे। सर अकाउंट्स पेबल लिख दें तो क्या गलत हो जाएगा? बेटा अकाउंट पेबल जो है ना, क्रेडिटर जिनसे गुड्स उधार लेते हैं उनके लिए नाम लिखा जाता है। जिनसे हम नॉन करेंट कोई चीज खरीदते हैं जो कैश की फॉर्म में देते हैं उसके लिए लोन पेबल ही लिखते हैं। अब जरा देख रहे हैं हमारी क्लास का टाइम जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, तो जरा होमवर्क देखो। 6 दिया था मैंने बेटा, जो आप कर लिया होगा, जो नहीं हुआ है। अब एक काम ये कर लो कि अभी ये हैंडआउट जो है वो आप परचेज करते हुए चले जाओ। इससे जो है फोटोकॉपियर से शायद मे बी वो बने हुए भी हो। आप ये लिख लो अपने क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, 5 6 तो कर लिया ना, 7 8, फिर कह रहा हूँ थोड़े से सवाल ज्यादा दूंगा बेटा, सिर्फ डबल एंट्री बनानी। 7 8 9, वेट 7 8 9 और 10, ये मैंने सवाल दिए कितने? 7 8, इसमें गुड्स भी आ जाएगा, बीच में रिटर्न हो जाएगा, तो फेयर इनफ आपकी जो है प्रैक्टिस रहेगी। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही काफी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इससे आगे कोई सवाल है बेटा तो पूछ लीजिए बेटा। कोई सवाल बच्चे? यार ये तो अब नेक्स्ट क्लास जो अब अल्लाह करे कल होगी तो कल तक करना पड़ेगा। करके ना कोशिश तो कर। 7 8 9 10 है ना, 7 8 9 10, मिनिमम 3 तो कर लेना, 3 तो सवाल कर लेना, 3 तो आपको कंपलसरी है। सारी अभी मैं करवाता हूँ बेटा, सही है। 6 में क्वेश्चन नंबर 6 में 21 वाली एंट्री, a loan of ₹1000 cash is received from J Jarvis। वही है बेटा, कैश डेबिट लोन पेबल क्रेडिट, कैश डेबिट लोन पेबल क्रेडिट। चले होगी बेटा, अल्लाह हाफिज।